जय हिंद साथियों, न्यायपालिका का जो है पार्ट 2 है आपका। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर चुके थे, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए यूपीएसआई के लिए। और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में ये भी मैं बताते चलूंगा आपको। सबसे पहले अब है आपका टॉपिक है अपीलीय क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, आपसे प्रश्न क्या पूछ देगा, भारत का अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है। आपको ऑप्शन दे देगा जिला, फिर हाई कोर्ट दे देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट दे देगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सुप्रीम कोर्ट। उसे सभी उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को अधोलिखित 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले संवैधानिक मामलों में वह अपील। अनुच्छेद 132 के अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी सिविल दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है, जिसके बारे में उस उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया है कि उक्त मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। ज्ञातव्य है कि यदि उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र नहीं देता है तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है। मान लीजिए उच्च न्यायालय जो है अपील के लिए क्या है, आपको क्या नहीं दिया है, प्रमाण पत्र नहीं दिया है, तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 136 के अधीन अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है यदि उसको यह विश्वास हो कि उस मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका क्या है, ये है ऐसे मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाती है। तो देखिए आपसे प्रश्न क्या पूछ दे, यहाँ पे प्रश्न क्या बन जाएगा, जब कभी संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्निहित हो तो ऐसे मामलों की सुनवाई में कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए, तो कम से कम 5 न्यायाधीश का पीठ होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरा, हम लोग देखते हैं सिविल मामलों में अपील। अनुच्छेद 133, 132 किससे था, संवैधानिक मामलों में अपील। डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि संवैधानिक मामलों में अपील किस अनुच्छेद के अनुसार की जाती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 132। फिर आपका पूछ देगा क्या, सिविल मामलों में अपील किस अनुच्छेद के तहत, तो 133 के तहत। देखिए अनुच्छेद 133 सिविल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील के बारे में है। इसके अनुसार किसी उच्च न्यायालय द्वारा सिविल मामले में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में तब की जा सकती है जबकि उस उच्च न्यायालय ने इस बात का प्रमाण पत्र दे दिया हो कि उस मामले में विधि के व्यापक महत्व का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है। उसकी राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय आवश्यक है। अनुच्छेद 133 के 3 के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी एक न्यायाधीश द्वारा किसी सिविल मामले में दिए गए निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में नहीं होगी जब तक संसद ने विधि द्वारा भिन्न व्यवस्था न कर दिया हो। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। अब तीसरा, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यही हैं, क्या, देखिए सिविल मामलों में अपील किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 133 में। फिर ए, विधि के व्यापक कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो या उसकी राय में उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय करना आवश्यक है। यही सब पूछा जा सकता है। जब मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा तो हर जगह से आपके लिए प्रश्न लेके आऊंगा ताकि आपको कवर हो सके, पता चल सके कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपराधिक मामलों में अपील, डायरेक्ट आपसे पूछ देगा कि आपराधिक मामलों में अपील उच्चतम न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 134 के तहत। किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी आपराधिक कार्य में दिए गए निर्णय, आदेश या दंडादेश के अपील
उच्चतम न्यायालय में अधोलिखित दशाओं में, किन किन दशाओं में उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय के दोष मुक्ति के आदेश को अपील में उलट दिया हो तथा अभियुक्त को दोष सिद्ध करते मृत्यु दंड दे दिया हो। देखो, अधीनस्थ न्यायालय, मान लो अब कोई जिला सत्र न्यायाधीश है, कौन न्यायाधीश है, जिला और सत्र न्यायालय होता है आपका। जिला न्यायालय सिविल मामलों के लिए, सत्र न्यायालय आपका आपराधिक मामलों के लिए। अब कोई सत्र न्यायालय है, उसने क्या किया है, दोष मुक्ति के आदेश को सत्र न्यायालय ने क्या किया था, दोष मुक्त किया था। अब हाई कोर्ट ने क्या किया, उच्च न्यायालय ने क्या किया, अधीनस्थ न्यायालय ने जो दोष मुक्ति के आदेश को दिया था उसको उलट दिया हो। क्या, अब जैसे मान लो सत्र न्यायालय के पास कोई मुकदमा चल रहा था, वहां कोई व्यक्ति दोष मुक्त हो गया, अब वो व्यक्ति जो है कहाँ गया, उसका विपक्ष वाला पार्टी हाई कोर्ट गया। अब वहां पे हाई कोर्ट में उसका मामला को उलट दिया गया तथा उसको मृत्यु दंड दे दिया हो, तब आप इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जा सकते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार, 134 के अनुसार। उच्च न्यायालय ने अपने किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामले को विचार के लिए अपने पास मंगाया हो तथा मामले पर विचारोपरांत अभियोग को दोषी सिद्ध करते हुए मृत्यु दंड दे दिया हो। जैसे उच्च न्यायालय ने जो है अधीनस्थ न्यायालय से कोई मामला अपने पास मंगाया विचार करने के लिए, और क्या कर दिया, उसमें मृत्यु दंड दे दिया हो। उच्च न्यायालय ने यह प्रमाणित कर दिया हो को मामला सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है। ठीक है, उच्च न्यायालय ने क्या किया हो, उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाणित कर दिया हो कि यह मामला तो जो है सर्वोच्च न्यायालय में भेजे जाने योग्य है। उल्लेखनीय है कि संसद अनुच्छेद 134(2) के तहत उच्चतम न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील ग्रहण करने और सुनने के लिए अतिरिक्त शक्ति प्रदान कर सकती है तथा उसके लिए शर्तें और परिसीमाएं नियत कर सकती है। अब आ जाते हैं हम लोग विशेष इजाजत। अनुच्छेद 136 के तहत विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय में जो है आपका विशेष अपील किए जाने का प्रावधान किया गया है, मतलब विशेष इजाजत से उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने का प्रावधान, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 136 के तहत। ये विवेकानंद लिख दिया गया है, ये विवेकानुसार होगा, ये तीसरी गलती इस पीडीएफ की। अपील की इजाजत स्वयं उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति असाधारण और गंभीर मामलों में हस्तक्षेप करने के प्रयोजन से प्रदान की गई है। अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश की अपील के लिए विशेष इजाजत दे सकता है, परंतु यह प्रावधान सशस्त्र बलों से संबंधित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा दिए गए किसी निर्णय, अवधारण, दंडादेश या आदेश पर लागू नहीं होता है। अतः सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा, यहाँ पर क्या प्रश्न बन जाएगा, किस मामलों के लिए जो है सर्वोच्च न्यायालय विशेष इजाजत नहीं दे सकता है, तो सैन्य न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध, जो सैनिक न्यायालय होते हैं आपके, उनके निर्णय के विरुद्ध विशेष इजाजत नहीं दे सकते हैं। ज्ञातव्य है कि अनुच्छेद 136 के तहत किसी अपील के अधिकार का सृजन नहीं होता है। इसके तहत उच्चतम न्यायालय को अपील सुनने की अवशिष्ट शक्ति दी गई है, अतः उच्चतम न्यायालय ऐसे किसी भी मामले में जिसे वह उचित समझे सुनवाई के तहत अपील ग्रहण कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, परामर्शी क्षेत्राधिकार। जैसे परामर्श वाला आप बात सुने होंगे कि संविधान द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 143 के अनुसार यदि कभी राष्ट्रपति को प्रतीत हो कि कैसा प्रश्न, विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न हुआ है, क्या
विधि या तथ्य का ऐसा कोई प्रश्न उत्पन्न या पैदा हुआ है जो किस महत्व का है? सार्वजनिक महत्व का है, तो वह उक्त प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई कर उस पर राष्ट्रपति को अपना परामर्श दे सकता है। उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श तभी देता है जब वह ऐसा परामर्श मांगता है। वह स्वयं प्रेरणा से परामर्श नहीं देता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय भी राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143 खंड 2, वो तो आपने 143 को पढ़ा। 143 का खंड 2 क्या कहता है? राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संविधान के लागू होने के पूर्व किसी संधि, समझौते आदि के संबंध में उठे विवादों को सर्वोच्च न्यायालय के पास उसकी सम्मति जानने के लिए भेज सकता है, और इसके तहत भेजेगा तब न्यायालय को परामर्श देना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से 1947 और 1950 के बीच हुए भारत सरकार और देशी रियासतों के समझौते आते हैं। ऐसे विवादों में न्यायालय के लिए परामर्श देना अनिवार्य है, किंतु न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किसी मामले की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की जाती है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका को परामर्शी क्षेत्राधिकार नहीं प्रदान किया गया है। ध्यातव्य है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार कहाँ से है? कनाडा के संविधान से। तो ये याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का परामर्श वाला क्षेत्राधिकार है वह कनाडा के संविधान से है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ कहाँ का रहा है? यूएस और ऑस्ट्रेलिया के संविधान में न्यायपालिका को परामर्श का क्षेत्राधिकार नहीं प्रदान किया गया है। अब आ जाते हैं हम किस पे? अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित करता है तथा उसे ऐसे न्यायालयों की सभी शक्तियां प्रदान करता है। अभिलेख न्यायालय के अधोलिखित 2 लक्षण हैं। ऐसे न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं। अभिलेख न्यायालय का क्या होता है खासियत? जो निर्णय होते हैं और कार्यवाहियां होती हैं वो लिखित होती हैं तथा अभिलेख के रूप में रखी जाती हैं। ऐसे अभिलेख उसके अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, अब सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है तो उसके अधीनस्थ में क्या आ जाएंगे? सभी आ जाएंगे। हाई कोर्ट आ गया, उसके नीचे का जितना भी कोर्ट हो गया, जिला, सत्र, सब हो जाएगा। पूर्व निर्णय के रूप में पेश किया जा सकता है। इस प्रकार उनके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी न्यायालय द्वारा प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे न्यायालय द्वारा अपने अवमान के लिए किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। दोनों चीज। अब आ जाते हैं हम लोग पुनर्विलोकन का क्षेत्राधिकार। संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों के पुनर्विलोकन का अधिकार है। मतलब जैसे मान लो कोई आप फैसला ले लिए तो फिर आपको पावर दिया गया है कि उस फैसले को विचार कर सकते हो, अगर कुछ कमी है तो बदल सकते हो। तो यही कहलाता है पुनर्विलोकन। इसके तहत वह अपने पूर्व निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय को यह संदेह हो कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय में किसी पक्ष के प्रति न्याय नहीं हुआ है या उस विवाद के संबंध में कोई नई नवीन तथ्य प्रकाश में आए हो अथवा कोई अन्य पर्याप्त कारण हो, तब ऐसा किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय का यह अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि या अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। कुछ मामलों के अंतरण की शक्ति। अनुच्छेद 139 ए के तहत उच्चतम न्यायालय को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कुछ मामलों को अंतरित करने की तथा उच्च न्यायालय से कुछ मामलों को अपने पास मंगाने की, यानी उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति
अंतरण की शक्ति अनुच्छेद 139A में है कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट किसी मामले को भेज दे या हाई कोर्ट से अपने पास मंगा ले। उच्चतम न्यायालय एक या अधिक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित ऐसे मामलों को जिसमें एक ही या सारतः एक ही विधि के प्रश्न उठाए गए हैं अपने पास मंगा सकता है तथा उसे निपटा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग स्वयं प्रेरणा से या महान्यायवादी या किसी पक्षकार के आवेदन पर किया जा सकता है। इसका उद्देश्य परस्पर विरोधी निर्णय दिए जाने से बचना है। मान लो एक ही विधि का प्रश्न है, अब कोई उच्च न्यायालय में कोई और फैसला दे दिया, किसी उच्च न्यायालय में कोई और फैसला दे दिया तो क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। इस वजह से वो जहां जहां पे ऐसा है सभी को एक ही जगह मंगा सकता है, यानी एक ही जगह ट्रांसफर कर सकता है या अपने पास मंगा सकता है, ताकि विरोधी जो है आदेश पारित न हो। उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायोचित समझे जाने पर किसी उच्च न्यायालय में लंबित मामले को किसी अन्य उच्च न्यायालय में अंतरित किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि यह अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। उच्चतम न्यायालय को स्वयं प्रेरणा से उच्च न्यायालय से मामलों को मंगाने की शक्ति 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा प्रदान किया गया। इसके पूर्व वह केवल महान्यायवादी के आवेदन पर ऐसा करता था, मतलब महान्यायवादी आवेदन करते थे तभी करता था, लेकिन 44 अमेंडमेंट द्वारा स्वयं प्रेरणा से भी कर दिया। आबद्धकर विधियां। अनुच्छेद 141 में यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधियां भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होंगी। इससे यह तात्पर्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वह सभी उच्च न्यायालय पर आबद्धकर होता है। वह किसी भी आधार पर उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय या उच्च न्यायालय के लिए पूर्ण निर्णय के रूप में विधि का बल रखते हैं। इस प्रकार भारत में पूर्ण निर्णय के सिद्धांत को अनुच्छेद 141 के तहत संवैधानिक मान्यता प्रदान किया गया है। तो पूर्व निर्णय के सिद्धांत को किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक मान्यता? अनुच्छेद 141 के तहत। पूर्व निर्णय का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूर्व निर्णय का जो सिद्धांत होता है उच्चतम न्यायालय पर लागू नहीं होता है। अतः उच्चतम न्यायालय अपने पूर्ववर्ती निर्णय से आबद्ध नहीं होता है, वह अपने निर्णय को परिवर्तित कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी बड़ी न्यायपीठ का निर्णय छोटी पीठ पर आबद्ध कर होता है। जैसे मान लो कोई 7 लोगों का पीठ है का निर्णय है और 5 लोगों के पीठ का निर्णय है, 5 वाले ने कुछ और फैसला दिया, 7 वाले, तो ए वाला मान्य हो जाएगा। ए तब क्या हो जाएगा, कम लोगों का पीठ है तो ए वाला आपका वैलिड हो जाएगा, यही कह रहा है यहाँ पे। ध्यातव्य है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होती है, चाहे वे उस कार्यवाही के पक्षकार हों या नहीं। न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रचना करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानून का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानून का निर्माण किया जाता है, तो ऐसी प्रत्येक विधि को सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकती है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। अतः न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का तात्पर्य है कानूनों की संवैधानिकता के परीक्षण की शक्ति। न्यायिक पुनर्विलोकन के दो शक्तिशाली आधार संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार हैं। भारत के संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूएसए के संविधान से ली गई है। ये चीज आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। अतः न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के संविधान में। अब आ जाते हैं हम लोग उच्चतम न्यायालय की अन्य शक्तियां। अनुच्छेद 135 के तहत उच्चतम न्यायालय को संघीय न्यायालय द्वारा प्रयोज्य शक्तियों और अधिकारिता को प्रयोग करने की शक्ति दी गई है। उल्लेखनीय है कि संघीय न्यायालय से तात्पर्य भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन गठित संघीय न्यायालय से है।
अनुच्छेद 138 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कौन कर सकता है? संसद कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? 138 के तहत। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा उसे प्रदान करे। अनुच्छेद 139 उच्चतम न्यायालय की रीट जारी करने की शक्ति की वृद्धि के बारे में उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करने की शक्ति है, जबकि उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों सहित किन्हीं प्रयोजनों के लिए रीट जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 139 के अनुसार संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भी किन्हीं प्रयोजनों के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। तो अनुच्छेद 139 में क्या है कि संसद जो है जैसे हाई कोर्ट किन्हीं प्रयोजनों के लिए रीट जारी कर सकता है, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट को भी किन्हीं भी परियोजनों के लिए रीट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के डिक्री, ये डिग्री नहीं होगा, आपका डिक्री होगा। क्या होगा? डिक्री होगा, डिक्री होता है। और आदेशों का प्रवर्तन करने के लिए अनुच्छेद 142 के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह अपने अधिकारिता के प्रयोग में अपने समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जो पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। आपको केस याद होगा, वो एक आईआईटी का लड़का था, 5 बजे के समय अपना फीस पेड कर रहा था, फीस पेड नहीं हो पाया। फिर 2 महीना 2.5 महीना इधर-उधर कोर्ट के चक्कर के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, वहां पे आदेश दिया गया कि उसका एडमिशन लिया जाए। तो ये आपका क्या हो गया? 142 अनुच्छेद 142 के तहत ही यह आदेश दिया गया था। संविधान के अनुच्छेद 144 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 145 उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को भी नियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 348 एक क के तहत अंग्रेजी भाषा में होती है। अनुच्छेद 145 3 के अनुसार निम्न मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों के पीठ द्वारा की जाएगी। कौन कौन से मामले? वे मामले जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो। वे मामले जो अनुच्छेद 143 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय को परामर्श के लिए निर्देशित किए गए हैं। अनुच्छेद 46 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अपने अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने तथा उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन राष्ट्रपति नियम द्वारा ऐसे किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श कराने का प्रबंध कर सकता है। उच्चतम न्यायालय के प्रशासनिक व्यय अधिकारियों एवं सेवकों के वेतन भत्ते पेंशन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। और हम लोग 2-4 मिनट इसमें देखेंगे, ठीक है। फिर जो है कल जो है हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, अतः सर्वोच्च न्यायालय को संघीय कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखने के लिए संविधान में अधोलिखित प्रावधान किए गए हैं। यथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से करता है। प्रथागत नियमों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श को वरीयता दिए जाने का सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है। अतः स्पष्ट है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार के हस्तक्षेप का अवसर बहुत कम है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा और बढ़िया से पढ़ा। जो भी प्रश्न आएंगे इसके बाहर आपका नहीं जाने वाला है, ठीक है। कल हम लोग जो है हाई कोर्ट के बारे में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।